नमस्कार। देश के विमर्श में आपका स्वागत है। देश के विमर्श की सीरीज में हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने लाते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया आप तक व्यावसायिक हित या डर या अन्य कारणों तक नहीं पहुंचाता है। हम इन मुद्दों पर शोध करते हैं और बहुत ही सरल भाषा में आप तक इन मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है? ना खाऊंगा न खाने दूंगा, ये स्लोगन क्या खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा बदल दिया जाना चाहिए? क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा या खत्म होगा? इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज की बातचीत है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, और जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये पिछले 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 बड़े जजमेंट में ये बात कही है। एक था चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा जिस मुद्दे को उठा रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को कई स्वतंत्र पत्रकारों ने कि ये इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा खत्म करने का हथियार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि ये इस देश का न केवल सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की भी सबसे बड़ी साजिश रही है। हम आज के इस एपिसोड में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मुद्दा क्या है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के क्या मायने हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम और रणनीतिक साजिश है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी का इससे क्या सरोकार है और क्या इससे लोकतंत्र को पुनर्जीवित, एक तरह से हम कहें कि लोकतंत्र की दिशा में क्या एक मील का पत्थर है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के पास इसके पश्चात क्या विकल्प हो सकते हैं, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस निर्णय के क्या मायने हैं और इसकी घबराहट के पीछे क्या ये निर्णय तो नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो निर्णय है वो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का ये पूरा मुद्दा है वो है क्या। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र होता है। 2017 के अंतिम दिनों में 2018 के बजट से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का ये विधेयक वित्त विधेयक के माध्यम से पार्लियामेंट में लाया जाता है, और इसके माध्यम से ये व्यवस्था की जाती है कि पुरानी जो व्यवस्था थी, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने की जो व्यवस्था थी, उसको बदल दिया जाए और उसमें हम इलेक्टोरल बॉन्ड की एक नई व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर दिया गया। यहाँ जानने की आवश्यकता है कि पुरानी व्यवस्था क्या थी। पुरानी व्यवस्था थी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है, और चुनाव आयोग उसे जनता को सार्वजनिक करता था। पुरानी व्यवस्था में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी कंपनी या फर्म अपने 3 साल का जो प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट था, उसका 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा नहीं दे सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 में यह प्रावधान था कि ये जो पैसा है वो आयकर के तहत होगा और ये पारदर्शी होगा, आयकर को पता होगा और इसकी सूचना कोई प्राप्त कर सकता है। और विदेशी विनिमय अधिनियम के तहत ये भी व्यवस्था थी कि कोई विदेशी व्यक्ति चंदा नहीं दे सकता, अगर देता है तो उसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें क्या बदलाव हुए? इलेक्टोरल बॉन्ड की इस व्यवस्था में अगर कोई फर्म पैसा देती है तो क्या बदलाव है? इन चारों अधिनियमों में बदलाव करते हुए मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई, जिसमें कोई भी फर्म कितना भी पैसा दे सकती है, उसकी कोई जानकारी नहीं होगी, और कहा गया कि यह पारदर्शिता के लिए है। पारदर्शिता कैसे? कि कोई भी फर्म या पार्टी या व्यक्ति गुप्त तरीके से धन अपना चंदा दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड केवल एक ही बैंक जारी कर सकता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जानकारी सरकार को हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी व्यवस्था है। इसे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसको संसद में लाते हुए समय कहा कि ये पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा हथियार होगा, इसलिए सरकार इसको ला रही है। तभी से विपक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट देती है, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का हथियार बताया था, लेकिन इस देश के नागरिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब हम सिलसिलेवार तरीके से इस बात को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, ये निर्णय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह असंवैधानिक है और इसे अवैध करार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 2018 से पहले वाली व्यवस्था स्थापित हो गई है, ये व्यवस्था अवैध है, आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज जो निर्णय दिया गया है वो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी SBI 6 मार्च 2024 तक, मतलब 2 हफ्ते में इसको देगा चुनाव आयोग को। और तीसरी जानकारी चुनाव आयोग 13 मार्च 2024 को इसे सार्वजनिक करेगा अपनी वेबसाइट पे। ये 3 बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है, 5 जजों की संवैधानिक बेंच, इसका भी मायना यह है कि अगर इस निर्णय को पलटना पड़े तो 5 जजों से ज्यादा की संवैधानिक बेंच इसे बदल सकती है, जो कि संभव नहीं है। तो इस निर्णय के मायने क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि यह संविधान के 2 आर्टिकल का उल्लंघन करता है। नंबर 1, यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, जिसमें सूचना का अधिकार है। और नंबर 2, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें इक्विटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। कैसे करता है, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। इसे भी समझने की जरूरत है कि क्यों इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसके पीछे यह तथ्य है कि सूचना के अधिकार से नागरिक को सही सूचना प्राप्त होती है। इसी से कोई व्यक्ति अपने सही विचारों का निर्माण कर सकता है और सही विचारों का निर्माण से ही वह सही अभिव्यक्ति कर सकता है। इसीलिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो गोपनीयता है, जिससे नागरिकों को ये पता नहीं चलता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये नागरिकों के विचार निर्माण की प्रक्रिया को बाधा करता है, ये नागरिकों के सूचना के अधिकार को रोकता है। इसलिए ये अनुच्छेद 19(1) के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। दूसरा, अनुच्छेद 14 का कैसे उल्लंघन करता है? सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कहता है कि इसमें सत्ताधारी दल या भारतीय जनता पार्टी ये जान पा रही थी कि कौन उसे चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन सी फर्म है, जबकि दूसरी पार्टियों को ये जानकारी नहीं होती। तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, नंबर 1 बात। नंबर 2, इससे कॉरपोरेट और सरकार के बीच गठजोड़ पनपने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार को पता है कि कैसे किसने उसको चंदा दिया, उसके पक्ष में नीतियों का निर्माण सरकार कर सकती है, उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए ये व्यवस्था देश के नीति निर्माण के लिए भी सही नहीं है। नंबर 3, इससे सरकार को ये भी पता चलता है कि विपक्ष को पैसा देने वाली फर्म, व्यक्ति और कंपनियां कौन कौन सी है, और उन पर सरकार कार्रवाई कर सकती है, उन्हें डरा सकती है और विपक्ष को दिए जाने वाले चंदे को हतोत्साहित कर सकती है। ये 3 महत्वपूर्ण बात अपने इस निर्णय में कहती है, और इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए इसे सार्वजनिक करने की बात कहती है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया ये निर्णय इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है? क्या ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है? इसे हमें समझने के लिए हमें जो पिछले सालों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा दिया गया है, वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से कैसे एक पार्टी की तरफ झुक गया है। हम देखते हैं 2018 के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष को 50% लगभग कोई 52% या 48% का आंकड़ा है, जहां बीजेपी को वोट देने वालों की संख्या ये थी और विपक्ष को वोट देने वालों की संख्या 48% थी। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट 2023 ये कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 95% पैसा केवल और केवल बीजेपी को प्राप्त होता है। विपक्ष को दिया जाने वाला पैसा धीरे धीरे खत्म होने के या नील होने के कगार पर आ गया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 16,518 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें अनुमानित रूप से पिछले 2018 से 2024 तक का जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए गए।
अब ये 10,000 करोड़ रुपए है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। आप पिछले सालों में जितने घटनाक्रम देख रहे हैं कि कैसे एक पार्टी जो प्रतिस्पर्धा में थी वो धीरे धीरे चुनाव जीतने की मशीन में तब्दील हो जाती है, कैसे बड़े बड़े आलीशान हर जिलों में बीजेपी के कार्यालय बनते हैं, आलीशान सभाएं होती है। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए आजकल घोटालों की श्रेणी में बहुत छोटे माने जाते हैं। तो क्यों इसे हम कह रहे हैं और क्यों ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है? आप सोचिए इस बात को कि कोई कंपनी एक्स सरकार को पैसा देती है, अब उसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि पहले लिमिट थी 7.5%, अब लिमिट नहीं है, वो कैसा भी पैसा दे सकती है। जिसे आप इसे ऐसे समझिए कि एक कंपनी एक्स अपनी 3 सब्सिडरी कंपनियां बनाती है, उनके माध्यम से वो सरकार को पैसा देती है, क्योंकि अब 7.5% की लिमिट नहीं है। सरकार को पता है कि एक्स कंपनी ने, एक्स व्यक्ति ने इतना पैसा मुझे दिया है, तो उसके पक्ष में सरकार ने कितनी नीतियां बनाई होगी। इसे इस बात से भी समझिएगा कि पिछले 10 वर्षों में कॉरपोरेट का 13.5 लाख करोड़ रुपए, आप ध्यान से सुनिए, 13.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, उसे माफ किया गया है। यह पैसा ऐसे ही तो नहीं किया गया होगा, ये किसी पे खैरात तो नहीं दी गई होगी, इसके तमाम तरह की चीजें कही गई होगी। आप देखिए कि कैसे पिछले दिनों आप सरकारों के निर्णयों में देखोगे कि एयरपोर्ट, हवाई, जो आपके रेलवे और तमाम तरह के जो सार्वजनिक उपक्रम थे, उनकी जो ठेके थे या उनकी जो नीलामियां थी, वो किसी कुछ चंद कॉरपोरेट की तरफ ही जा रही थी। तो वो ऐसा ही तो नहीं होगा, ये नीतिगत बदलाव ऐसे ही तो नहीं हुए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। जो नीलामी की प्रक्रिया में कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जाती है नीतिगत तरीके से, जिससे ज्यादातर जो कंपनियां और जो फर्म होती है वो उस प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाती है। और ये जो शर्तें लगाते हैं वो सरकार और कॉरपोरेट की साठगांठ होती है, इसीलिए कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता है। और इस तरह से आम नागरिक का कितना टैक्स का पैसा इन कॉरपोरेट को इस चंदे के बदले में दिया गया होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो पता लगेगा 13 मार्च को, जब इलेक्शन कमीशन इसे डिक्लेयर करेगा और तब इसकी खोजबीन होगी, तब इस देश के लोगों को पता लगेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम, इस देश का सबसे बड़ा जो घोटाला, इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करने वाला ये जो स्कैम है, ये जो साजिश करने वाली जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में देश के नागरिकों को कोई जानकारी नहीं है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में आम नागरिक के पास विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि उसके पास ना सूचना है, ना उसके पास कोई जानकारी है, वो कैसे अपने विचारों का निर्माण करे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमें देखने वाली बात है, कि जिस तरह से हम लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा या जाएगा ये नेताओं पर निर्भर नहीं करता। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, और एक लाइन लग गई है एक तरफ जाने की, इससे लोकतंत्र का भविष्य तय नहीं होता है। लोकतंत्र का भविष्य इस बात से तय होता है कि देश की सर्वोच्च अदालत और संवैधानिक संस्थाएं सही काम करें, और दूसरा, देश का नागरिक जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। यह अब आप पर आ जाता है कि आप इस बात को तय करेंगे कि आप बड़े डेकोरम और बहुत बड़े आयोजनों को देख करके अपने मत का निर्णय करते हैं, या इस देश में के भविष्य को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मत का निर्णय, अपने विचार का निर्णय, अपने चर्चाओं को किस तरह करते हैं। क्योंकि देश में हो रही चीजों की चर्चाएं, जनमत का निर्माण करने का अंतिम दायित्व इस देश के नागरिक का बनता है। आपको तय करना है कि आप इन चर्चाओं को किस तरह से लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, अगर उस पर जनता का विश्वास डिग जाए और उसके आगे अगर आस्था ज्यादा हावी हो जाए, तो फिर मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि फिर इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही काले दिन आने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ फैसले आप पे छोड़ते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर यह भी है कि यह निर्णय जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि इस निर्णय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का नारा दे रही है, उसके लिए भी अपनी नैया को पार लगाना मुश्किल होगा। और ये कई तरह के जो हड़बड़ाहट है और कई तरह के आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, उसमें देखने को मिलेगा। इसके उपरांत एक सवाल ये भी उभरता है कि मोदी सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का ये एक्ट लाया गया मनी बिल के माध्यम से, अगर कोई ऑर्डिनेंस आने वाले दिनों में इस तरह से आ जाए और वो
उसको असंवैधानिक करने की प्रक्रिया में पिछले 6 साल लग गए, तो कोई नया चीज भी मोदी सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से ला सकती है, जिससे इस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखा जा सके। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने देर से दिया। 2 नवंबर 2023 से सुरक्षित रखा हुआ निर्णय 4 माह पश्चात सुनाया गया। बहुत देर से दिया गया निर्णय, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय है जिस पर इस देश में विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, नागरिकों के बीच में इस बात का विमर्श होना चाहिए कि ये इस देश में आखिर हुआ क्या है, और हम अपने मत का निर्माण लोकतंत्र को बचाने की और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में एक नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। आप सबको इसके बारे में गंभीरता से सोचना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखेंगे, अपनी बातें कहेंगे। आपके रखे गए विचार हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारियां आम नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को और अन्य जगह जनमानस में इसे प्रसारित करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।